नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और अभी वक्त है हमारे स्पेशल बुलेटिन का, जिसमें आज हम बात करेंगे डिजिटल अरेस्ट की। डिजिटल अरेस्ट के चक्रव्यूह को तोड़े। जी हां, डिजिटल अरेस्ट आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है ऑनलाइन। आए दिन इसको सुना जाता है। दो खौफनाक शब्द हैं ये। इन दिनों कब कौन इस चक्रव्यूह में फंस जाए ये नहीं कहा जा सकता है। ऐसा वक्त आ गया है कि हम सब खुद को मजबूत करें, ऐसे ठगों के मंसूबों को नाकाम करें। इसके लिए मध्य प्रदेश साइबर पुलिस ने कुछ एडवाइजरी जारी की है। आज हम उसके पॉइंट्स भी आपको बताएंगे, साथ ही कुछ एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे। साइबर ठगी हम सबके लिए कितना गंभीर मुद्दा बन चुका है, कैसे इससे बचा जा सकता है। अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसी कोशिश हुई है या कभी आप इसका शिकार बने हैं या फिर बढ़ रहे ऐसे मामलों को लेकर कोई सवाल आपके जहन में है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। फोन नंबर हमारा है 8178999182। तो जो खास मेहमान इस पर हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे भी हम आपका तारुफ कराएंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखा देते हैं, कुछ लोगों की राय की साइबर अरेस्ट को लेकर लोग क्या सोचते हैं। ग्वालियर में कुछ लोगों से बातचीत हमारे सहयोगी देवश्री माली ने की, आइए देखते हैं। डिजिटल अरेस्ट के जरिए लोगों को ठगने के मामले देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाते हैं कि जिसके कारण आदमी एकदम इनके झांसे में फंस जाता है। एक मेडिकल ऑफिसर को थोड़े बहुत दिन नहीं, लगभग 22 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा और लाखों रुपए उनके अकाउंट से लिए उन्होंने। और जबकि वो मेडिकल ऑफिसर थी, लेकिन इतने इतने भय के बीच में उनको रख लिया गया। तो हमारे साथ डॉक्टर विवेक वापट उनके पति हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं कि घटनाक्रम आखिर घटा कैसे था और क्या किस तरह से उनसे पैसे वसूले गए, कितने पैसे वसूले गए, कब वसूले गए। डॉक्टर साहब, ये कैसे हुआ था सब कुछ? सर, ये करीब 9 अप्रैल को पहला एक अननोन नंबर से कॉल आया था मैडम के पास। तो उनको ये बताया गया कि आपके नाम से एक पार्सल बुक हुआ है लखनऊ से कहीं बाहर, शायद म्यांमार के लिए या कहीं दूसरी जगह के लिए। तो वो पार्सल पकड़ा गया है जिसमें कुछ पासपोर्ट्स हैं, कुछ ड्रग्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं नहीं होनी चाहिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला दर्ज हो रहा है और आपके लिए गिरफ्तारी वारंट निकला है। तो आप सबसे पहले लखनऊ पुलिस थाने में आप इसमें जाएं, वहाँ पर रिपोर्ट करें। तो मेरी वाइफ ने डिनाई किया कि मेरा कोई उससे संबंध नहीं है और मैं लखनऊ में रहती भी नहीं हूँ, मैं ग्वालियर में रहती हूँ और मैं मतलब मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। फिर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया था। तो दोबारा कॉल आया उनके पास और उन्होंने कहा कि मैडम आप ही का है, देखिए आपका आधार नंबर चेक कीजिए। और आधार नंबर उन्होंने, जो मैडम का है, वो उन्होंने कंफर्म करा दिया कि यही आधार नंबर है। तो उन्होंने बताया कि ये आधार नंबर का रेफरेंस है और आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया है। तो वो डिनाई करती रही कि मेरा कोई संबंध नहीं, मैं तो कभी भी इसमें नहीं पड़ी हूँ, मेरा प्रोफेशन अलग है, सब कुछ। लेकिन वो बार-बार उनको ये धमकाते रहे कि आपको बहुत जल्दी अरेस्ट कर लिया जाएगा। फिर थोड़ी देर में उन्होंने कहा कि हम आपको लखनऊ पुलिस थाने से वो करते हैं, कनेक्ट करते हैं, आप वहाँ पे बात कर लीजिएगा। तो जब वीडियो कॉल पर उन्होंने लिया उसको, तो एक पुलिस थाने का एक जैसी व्यवस्था होती है उस तरह का दिखाई दिया। एक कोई पुलिस ऑफिसर, सारे यूनिफॉर्म में थे और उसमें जैसे होता है कि एक भारत सरकार के जो भी लोगों वगैरह होते हैं, सारा बैकग्राउंड उन्होंने दिखाया। और उन्होंने कहा कि हम मुझे कुछ नहीं मालूम, आप तो मैडम को अरेस्ट कीजिए, बहुत सीरियस केस है और उसमें कई लोगों की आंखें निकाल ली हैं, कुछ निकाल लिया, पता नहीं कुछ कुछ बता रहे थे। और फिर 30 अप्रैल को उन्होंने फोन किया था। 30 या 1 तारीख को या 30 तारीख को, मुझे पक्का याद नहीं है। उन्होंने फ़ोन किया शाम को। उस समय हम लोगों को कहीं बाहर जाना था तो तैयारी हो रहे थे। तब तक उनका कॉल आता है और वो मैडम से बोलते हैं आप अपने हस्बैंड को बुलाइए। तब पहली बार मेरी वाइफ ने उनको बुलाया और फ़ोन पे, तो बोले फ़ोन उन पे बात कराइए। तो वाइफ ने मुझे कहा कि सीबीआई के ऑफिसर आपसे बात करेंगे। तो वो जो भी व्यक्ति उस फ़ोन पर था उसने ये बोला कि सर, हमने हमारा काम कर दिया है, आपकी वाइफ के साथ फ्रॉड हुआ है और हम अपना सारा काम समेट रहे हैं यहाँ से, अब आपको जो कुछ करना है कीजिए। ऐसा कह के उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। तो ये सारी प्रक्रिया, तब मेरी वाइफ की नींद, क्योंकि 1 मिनट पहले तक वो यही मान के चल रही थी कि जो व्यक्ति उनसे डील कर रहा है वो शायद मेरा
शुभचिंतक है तो और उसी ने बता दिया कि हमने फ्रॉड फ्रॉड कर दिया है, हाँ, उसने बता दिया कि कि हमने फ्रॉड कर दिया और उनको ये समझ में आ गया था कि अब मैडम के खाते में और कुछ बचा नहीं है, तो उनसे अब हम और कुछ नहीं वसूल सकते। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अक्षय वाजपेयी हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। अशोक गोयल एडवोकेट हमारे साथ हैं। एलन राव रिटायर्ड डीसीपी हमारे साथ हैं। रेनू हांडा साइबर फ्रॉड की पीड़िता हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा पहला सवाल सीधे अक्षय वाजपेयी से है। अक्षय जी, अभी ये बात आप सुन रहे होंगे ग्वालियर के एक शख्स की, जो हम कहानी दिखा रहे थे कि पढ़े लिखे लोग तक इसका शिकार हो जाते हैं। पहली बात तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट, ये ऐसे शब्द हैं हर कोई इनसे वाकिफ नहीं है। एक आम शख्स अगर समझना चाहे, आप हमें विस्तार से बताइए डिजिटल अरेस्ट है क्या, किस तरीके से लोग इसका शिकार होते हैं। मैम एक्चुअली टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ रही है, अपग्रेड हो रही है, तो लोग जो दिखा रहे हैं लोग वही मान रहे हैं। जी। लोग जो बोल रहे हैं ऑनलाइन मीडियम के थ्रू लोग उसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर उसकी गहराई तक नहीं जाना चाह रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। जी। इसका कोई भी लीगल सिनेरियो नहीं है, कोई भी लॉज नहीं है, कोई भी रेगुलेशंस नहीं है जहां, और ना ही किसी भी अथॉरिटी के पास या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास इस तरह की कोई वर्किंग प्रोसीजर है कि वो डिजिटली अरेस्ट करके किसी के साथ जो भी उनका डिस्कशन है वो चीज जारी कर सके। ना ही सीबीआई के पास इतना समय है, ना ही पुलिस स्टेशंस में थानों के पास इतना समय है। जी। और ये जो पीड़ित बनाते हैं, ये जो टारगेट करते हैं, इनका सॉफ्ट टारगेट होता है मैम, जो भी रिटायर्ड प्रोफेशनल्स होते हैं 50+ एज ग्रुप, इनका सॉफ्ट टारगेट होता है। वो इसलिए क्योंकि 50+ एज ग्रुप ईएसआई पीएफ इन स्कीम्स के थ्रू ज्यादा मोटिवेटेड रहता है और ज्यादा सक्रिय रहता है इन सब के थ्रू, तो इनके पास ऑलरेडी डिटेल रहती ही है। और जो इनको सेटअप वगैरह जो दिखाया जाता है वीडियो कॉल पे कि पुलिस स्टेशन दिखा दिया गया है या होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कोई सा सेटअप दिखा दिया गया है या सीबीआई का ऑफिस दिखा दिया गया है, तो हम न्यूज में देखते हैं, हम मूवीज में देखते हैं कि इन सब के ये सब सेटअप क्रिएट एक ही जगह पे किए जा सकते हैं। जी। और ये वही चीज करते हैं। ये क्या करते हैं कि ये आपको एक लेटर प्रोवाइड कर देंगे। कई बार अगर आपने इनसे अगर आप इनके झांसे में नहीं आते हैं तो ये एक आपको ऑफिशियल लेटर दिखा देंगे जिसमें एक फर्जी सील रहेगी, साइन रहेगी पुलिस अथॉरिटी की। एक आइडेंटिटी कार्ड दिखा देंगे पुलिस ऑफिशियल का जो आपसे बात कर रहा है, जो कि फेक रहेगा कंप्लीटली। और इस तरह से ये आपको ये एक तरीके उसमें से उलझाने आपको की कोशिश बहकाकर करेंगे। आपकी जो कुछ डिटेल्स होती हैं वो आपको बताकर पहले भरोसे में लेते हैं और फिर आपको ठग लिया जाता है एक तरीके से। रेनू हांडा हमारे साथ हैं, साइबर फ्रॉड इनके साथ हुआ है। रेनू मैम, मैं आपसे एक बार जानना चाहूंगी, आप डिटेल में हमें बताएं। देखिए, हमें सारी चीज़ों की जानकारी होती है, वक्त वक्त पर ऐसे विज्ञापन हम देखते हैं टीवी पर, फोन पर, उसके बावजूद कैसे आप इस ट्रैप का शिकार हो गई, कैसे फंस गई आप, हुआ क्या था? नमस्कार जी। सर, मेरे लिए तो बहुत ही अजीब सा किस्सा था, क्योंकि मैं खुद साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा बेटा साइबर सिक्योरिटी में है। मैं कैसे फंस गई, मैं इस चीज को अभी तक समझ नहीं पा रही। लास्ट ईयर मेरे पास एक कॉल आया था। उन्होंने बोला कि हम लोग एक मार्केटिंग एजेंसी से बात कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ काम करें अपने स्पेयर टाइम में, और आप एक दिन में 50 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक कमा सकते हैं, सिर्फ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके। तो मैंने बोला समझाइए कि कैसे। तो ये व्हाट्सएप पे कॉल था। तो वो लेडी ने मुझे बोला कि हम आपको कुछ वेबसाइट्स देंगे और आप उन वेबसाइट्स पे क्लिक करेंगे और उनको 5 स्टार रेटिंग देंगे, तो इससे हम अपने क्लाइंट्स की जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ाएंगे और आपको पर क्लिक हम लोग जो है वो 50 रुपए देंगे। तो मुझे लगा कि मैं ये करके देखती हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरे मेट्स या जो डोमेस्टिक हेल्प हैं उनके काफी सारे बच्चे थे, तो मुझे लगा वो फोन पे अपना समय बर्बाद करते हैं, अगर मैं उनको ये सिखाती हूँ तो वो कुछ कमा लेंगे। जी। पर वो बोलते हैं ना, लालच बहुत बुरा होता है। जी, तो जी। जब मैंने करना चालू किया तो पहले दिन मुझे कुछ 300 रुपए मिले, अगले दिन 500 रुपए मिले, और 4 दिन के अंदर मैंने उनसे 5,000 रुपए तक कमाया। जी। और फिर उन्होंने मुझे एक ग्रुप में ऐड किया हुआ था टेलीग्राम में। उस ग्रुप में बातें होती थी और लोग बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स भेजते थे कि मेरे अकाउंट में 50,000 आ गए, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया आ गया।
तो ग्रुप की जो एडमिन थी, मैंने उनसे पूछा कि ये वाले पैसे कैसे आ रहे हैं। बोले मैम आप तो मार्केटिंग करिए, ये इन्वेस्टमेंट वाला ग्रुप है, जो कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर उनको जो है रिटर्न्स ज्यादा मिलते हैं। जी तो मैंने कहा कि आप मुझे बताइए। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप सिक्योरिटी के तौर पे पहले शुरुआत करिए 2000 से, तो जो आपको पर क्लिक के 500 रुपए तक मिलते हैं, 50 से 500 रुपए तक, जी उसके आपको 1000 रुपए तक मिलने लगेंगे। तो फिर वो अगले 2 दिन में उन्होंने मुझसे 20,000 रुपए इन्वेस्ट कराए और मुझे 28,000 रुपए का प्रॉफिट आया। फिर उन्होंने कहा कि ग्रुप टास्क होता है, उस ग्रुप टास्क में आपको 3 टास्क देते हैं और ग्रुप जो है 5 लोगों का मिलके वो टास्क करता है और उसमें रिटर्न्स बहुत हाई होते जी हैं। तो उसमें पहले 8,000, फिर 40,000 और फिर 1 लाख रुपया तक डलवाया उन्होंने। और उसके बाद वो पैसा 1 लाख का जो था वो मेरे पास 1,20,000 वापस आया। और इसी तरीके से फिर उन्होंने आने जी वाले 2-4 जी दिन में जो थे स्टेक्स बढ़ा दिए। और एक पॉइंट पे ये आ गया कि एक टास्क 1 लाख का, एक टास्क 3 लाख का और दूसरा टास्क जो था वो 5 लाख का था। तो मेरे अकाउंट में ना इतने पैसे थे और ना डिजिटल ट्रांसफर की इतनी लिमिट थी। तो मैंने उनको बोला मैं अटक गई हूँ, मैं अब ऐसे नहीं कर सकती। तब तक मुझे कुछ लगने लगा था कि गड़बड़ हो रही है। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपको ये जी आप, तब तक जी मैं 4 लाख रुपए लगा चुकी थी। फिर वो 4 लाख निकालने के लिए ऐसे करते करते मेरे 10 लाख जी। रुपए उन लोगों तो से 10 लाख आपके साथ 10 लाख का फ्रॉड हुआ। रेणु जी मैं आपके पास लौटूंगी, हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ रहे हैं, आयुष है हमारे साथ देहरादून से। जी आयुष के क्या कहना चाहते हैं? जी मैडम नमस्कार। जी जी मैम मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी एनडीटीवी में आपका एक स्ट्रिप फ्लैश होते हुए देखा था कि साइबर अरेस्ट से बचें, इस नंबर पर कॉल करें। जी जी तो इसमें मैम मेरे भाई के साथ एक केस हुआ है मैम, बहुत रिसेंटली अभी। आयुष आप आवाज थोड़ा सा बढ़ाइए, आपकी आवाज बहुत और साफ नहीं आ रही है। आप अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं? जहां तक मैं समझी हूँ कि आपके भाई के साथ ऐसा कोई फ्रॉड हुआ था। जी 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 पूछे। जी अभी अभी बहुत रिसेंटली ये फ्रॉड हुआ है मैम। और इस केस में मैम उन्होंने कॉल किया था मेरे भाई को लास्ट मंडे। और उन्होंने ये बोल के कॉल किया कि आपकी आईडी जो है वो मिसयूज हुई है डार्क वेब पे। जी और इस आईडी के द्वारा कुछ बैंक अकाउंट्स खोले गए हैं जिसके थ्रू 20,000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ केस हुआ है। और इसमें और भी कुछ इलीगल एक्टिविटीज हैं और कुछ ट्रांजैक्शंस वगैरह ऐसे हुए हैं, कुछ चाइल्ड पोर्नोग्राफी वगैरह का भी कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है और ऐसा करके इंटिमिडेट किया गया सर मैम। जी और जी इसके बाद उन्होंने बोला कि हम आपकी बात अपने आप हैदराबाद आ जाइए 2 घंटे के अंदर। जी आयुष, ये आपके सवाल का जवाब मैं अपने गेस्ट से ही ले लेती हूँ। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट भी हैं और हमारे साथ लॉयर भी, यहाँ पर एडवोकेट अशोक गोयल भी हैं। अक्षय, जिस तरीके से आपने सवाल सुना, अभी एक कॉलर हमें बता रहे थे कि उनके भाई को किस तरीके से झूठ बोलकर अब बुला रहे हैं हैदराबाद कि आपके जो कुछ कार्ड्स हैं उनका मिसयूज हुआ है, क्या वो कर सकते हैं ऐसे टाइम? उसको टाइम लिमिट दी गई है कि देहरादून से हैदराबाद आ जाइए आप 2 घंटे में, जो कि इम्पॉसिबल है। यहाँ पर विक्टिम घबरा जाएगा और फिर सेटलमेंट की बात करेगा कि सर मैं यहाँ से किस तरह से ऑपरेट कर सकता हूँ, मैं किस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता हूँ देहरादून में बैठे बैठे, क्योंकि तो 2 उसको घंटे में सेटलमेंट जैसी कोई बात नहीं सोचनी चाहिए फिलहाल। ये आपकी तरफ से उनको सुझाव है, आप ये उन्हें सलाह दे रहे हैं। जी क्योंकि 2 घंटे में देहरादून से हैदराबाद ट्रेवल नहीं किया जा सकता है। जी तो यहाँ पर विक्टिम जो है वो घबरा जाएगा क्योंकि उसके साथ जी इन्होंने अक्षय, ऑलरेडी बोला हुआ है कि मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हुआ है और जी आपकी आईडी का मिसयूज हुआ है। जी एल.एन. राव भी तो हमारे साथ है, रिटायर्ड डीसीपी। एल.एन. राव साहब, हम जिस तरीके से देख रहे हैं, सुन रहे हैं लोगों को, देखिए बहुत पढ़े लिखे लोग, सब चीजों की जानकारी है, उसके बावजूद कैसे इस ट्रैप में फंसते चले जाते हैं? क्यों नहीं समझ पाते हैं कि उनकी जीवन भर की जो कमाई है वो एक क्लिक में गायब हो जाएगी इस तरीके से बातों में आने से? देखिए ज्योति जी, नमस्कार आपके सभी व्यूवर्स को। लेकिन जी। मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि साइबर जो क्रिमिनल्स हैं वो इस प्रकार से आदमी को हिप्नोटाइज कर लेते हैं, ऐसे ऐसे फैक्ट्स उसके बारे में बता देंगे कि आदमी विश्वास करने लगता है। जी दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई न कोई आदमी लालच में आ जाता है और वो लालच के चक्कर में जो वो बातें कहते हैं वो सब सत्य मानते हुए उसकी बातों को मानने लगते हैं। जी और इसी प्रकार से जैसे बहुत
एक बुजुर्ग पढ़े लिखे आदमी, रिटायर्ड आदमी, जो उनको हाउस अरेस्ट करके इतना लाखों रुपए उससे निकलवा लिया, और वो किसी को ये भी कहते हैं कि अगर किसी को आपने बता दिया तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। और ये पूरा सिस्टम जो बना के रखते हैं ना पुलिस स्टेशन का, ये सारा जैसे फिल्मों में बना के जैसे रखते हैं, वो वीडियो कॉलिंग से इतना विश्वास दिलाते हैं आदमी की जो वो कह रहे हैं वास्तव में या तो ईडी से हैं या सीबीआई से हैं या पुलिस स्टेशन से हैं या कहीं और से ऐसी गवर्नमेंट एजेंसी से हैं। तो वो आदमी जो विश्वास कर लेता है फिर उसके बाद वो उनके इशारों में काम करता है, और यही एक वजह होती है कि ये साइबर क्रिमिनल्स इसमें सक्सेस हो जाते हैं। तो मेरी सलाह ये रहेगी आपके व्यूअर्स को, तो किसी भी प्रकार से कोई डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी इस प्रकार की कोई थ्रेट भी करे तो बिल्कुल सीधे सीधे कंप्लेंट करें, क्योंकि ऐसे बहुत केसेस आ रहे हैं, इतने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। आपके भी जानने वालों को, मुझे भी जानने वाले कई लोग केसेस ऐसे बताते हैं, उनको सीधा मैं कहता हूँ ये टोटल फ्रॉड है, इसकी बातों में मत आना, वरना आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो आपके व्यूअर्स को ये मैं समझा देना चाहता हूँ कि इस प्रकार के झांसों में कभी नहीं आए, और कभी थ्रेट में नहीं आए, धमकाने की बात में भी नहीं आए। बोल दो जी जो आपको करना करे, हम नहीं करेंगे कुछ भी, ये बात अगर कह देंगे तो वो अगला दूसरे को फिर वो टारगेट करने लगेंगे, क्योंकि तो डरना ये नहीं लोग है। ऐसा है। आपको एक और इनका कैलकुलेशन समझा देता हूँ। ये दिन में कई 100 आदमियों को फोन करते हैं, तो अगर 10 आदमी भी इनके झांसे में आ गए तो वो उनका काम बन जाता है। तो 90 आदमी हो सकता है समझदारी से काम लेते हुए ना इनके झांसे में आए। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आम आदमी को ऐसे ही इनके बातों में आने से बचना चाहिए, ताकि अपने आप की सेफ हो सके। डरना नहीं है, सीधे शिकायत इनकी करनी है। अशोक गोयल एडवोकेट हमारे साथ है। अशोक, किस तरीके के मामलों में डिजिटल अरेस्ट में क्या किसी तरीके की सजा का प्रावधान है, और क्या ये लोग आसानी से पकड़ में आ पाते हैं? जिस तरीके से पूरा ये एक तरीके से रैकेट चला रहे होते हैं, आगे की पूरी प्लानिंग होती है, फेक ये सेट तैयार करके रखते हैं, क्या आसानी से पकड़ में ये लोग आते हैं? सर्वप्रथम नवरात्रि की और अग्रसेन जयंती की एनडीटीवी के सभी श्रोताओं को और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। डिजिटल क्रांति के इस युग में डिजिटल साइबर अपराधों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। इसका सबसे मुख्य कारण ये है कि ये वीडियो कॉल के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से आपसे कंटिन्यूस बात करते हैं, आपके डाटा चुराते हैं, फाइनेंशियल डाटा, आपके फैमिली के डाटा, और फिर उन डाटाओं के माध्यम से कभी आपको इनकम टैक्स की धमकी देते हैं, कभी सीबीआई की धमकी देते हैं, कभी जीएसटी का, अगर आपकी इंडस्ट्री चल रही है तो बोलते हैं आपको जीएसटी आपने चुराया है तो जीएसटी भर दीजिए। और कभी कभी अधिकारी बन के, इंफॉर्मेशन डायरेक्टर के आदमी बन के मेंटली हरास करते हैं, और सबसे पहले आपको पैसे के लिए कहते हैं, धमकी देते हैं। जब आप पैसे धमकी से नहीं मानते हैं तो आपको अरेस्ट करने की बात करते हैं कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आपके फैमिली मेंबर को इसका असर आएगा, आपके बिजनेस पे असर आएगा। तो इस डिजिटल अपराध से बचने के लिए सबसे पहले हमें इन सब चीजों से, अनचाहे कालों से दूर रहना चाहिए। जो भी अनचाहे काल है, अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, चाहे बिजनेस की हो चाहे पर्सनल लाइफ की हो, ज्यादा से कम शेयर करना चाहिए, कम से कम व्हाट्सएप पे रहना चाहिए, कम से कम वीडियो कॉल पे अपनी इंफॉर्मेशन करना चाहिए, क्योंकि ये डाटा को चुराते हैं और उन्हीं डाटाओं के माध्यम से आप पे साइबर क्राइम करते हैं। और ये क्राइम करने का तरीका इनका एक अपना रहता है, जिसमें ये मासूम लोगों को, अशिक्षित लोगों को, ये जो आईटी में एक्सपर्ट नहीं है उन लोगों को फंसाते हैं और उनसे वसूली करते हैं और उनको धमकाते हैं। कई बार आपको कहते हैं कि भैया आपका ड्रग्स का पार्सल आया है, आप इसको छुड़ा लो, और नहीं छुड़ाओगे तो आपको ड्रग्स एक्ट के अंतर्गत आपको सजा हो जाएगी, आपको इनकम टैक्स के अंदर आपके यहाँ रेड होने वाली है, आपके यहाँ सीबीआई की रेड होने वाली है जी। तो ये तरीके से धमकाते हैं। तो सबसे पहले यदि इस टाइप से यदि आपके पास किसी भी साइबर क्राइम के व्यक्ति का किसी का प्रकार का फोन आए तो आपको शांत स्वभाव से उस चीज को सुनिए, और यदि आपको लगता है कि आप उसको कोई हल नहीं कर पा रहे हैं तो पुलिस विभाग में, क्राइम ब्रांच में साइबर अपराध का एक विभाग है जिसमें आप अपनी जाके बातें रखें, और साइबर अपराधियों के मामले में फोन वो ट्रैक करेंगे। तो आप जब भी आपको दोबारा वो कहेंगे कि आप उनसे बात करें, जब भी आप उससे वो बात करें तब आप उनसे लंबे समय तक वीडियो कॉल करें, तो वीडियो कॉल में वो उनके फोन ट्रैक हो जाएंगे और कहीं न कहीं। तो अगर आप पकड़वाना चाहते हैं तो लंबे वक्त तक उनको एंगेज रखें, और वीडियो कॉल में वो ट्रैप होने की संभावना ज्यादा होती है, जैसा आप बता रहे हैं अशोक जी।
एलन राव जी, जिस तरीके से जैसा कि अभी कहा भी अशोक जी ने कि सीधे लोगों को, अशिक्षित लोगों को, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ऐसे 2 मामले सामने आए थे जहां पर गांव के एक दंपति के बेटे की मौत हो गई थी और जो बीमा का पैसा था, एक्सीडेंट में मौत हुई थी, बीमा का पैसा आया था, उस तक को इस तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए उनके अकाउंट से निकाल लिया गया। एक बार प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पैसा किसी शख्स के अकाउंट में आया था उसको इसी तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड किया और निकाल लिया गया। तो ऐसे में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कैसे ऐसी कॉल्स को हम, क्या ये ऐसा कुछ होता है कि ऐसी कॉल्स से बचा जा सके? ज्योति जी देखिए, कॉल्स से बड़ा सिंपल, मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा सिंपल फंडा ये है कि कोई भी अननोन कॉल, और खासतौर से ऐसी कॉल जो कि बाहर से आई दिखती है, उसको तो कोई अटेंड करने की जरूरत ही नहीं है। और अपने सभी फोन्स में सबने अपना सेव किया हुआ था अननोन कॉल, जब तक कोई मैसेज नहीं करता है तब तक उसको कोई अटेंड करने की। बिल्कुल सवाल यही था कि कई बार ऐसे फ्रॉड कहा जाता है कि आप मान लीजिए कोई आप अननोन कॉल सिर्फ उठा भी लेते हैं तो भी आपकी बहुत सी इंफॉर्मेशन वहां तक शेयर हो जाती है। यस, क्योंकि ये जो फ्रॉड करने वाले हैं ये हमारे डेटा चुराकर हमारी ही इंफॉर्मेशन हमको बताते हैं, तो हमें इस पे विश्वास हो जाता है कि हाँ, ये जो आदमी कह रहा है ठीक कह रहा है, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी से है, चाहे वो किसी बैंक से है या और किसी जगह से है। वो मतलब इस प्रकार से प्रिटेंड करते हैं कि वो उसी डिपार्टमेंट के आदमी है, खासतौर से पुलिस वाले बनकर वो हमारी सारी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है, तो वो उसको मिसयूज करते हैं। तो ऐसे में कभी भी इनके झांसे में ना आए। और दिल्ली के बारे में मैं बता दूं, हर डिस्ट्रिक्ट में, दिल्ली में 15 डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में साइबर सेल का एक पुलिस स्टेशन अलग बना हुआ है और वहाँ साइबर एक्सपर्ट्स के ऑफिसर्स हैं, वो काम करते हैं। जो भी बात हो तो आप सीधे साइबर पुलिस स्टेशन के अंदर जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, वो वहाँ पे उनको पूरी मदद मिलेगी। आपके व्यूअर्स के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ। और दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे उनके पूरी डिटेल है, कौन सा थाना कहाँ पर है, कौन से जिले का, हर जिले में एक साइबर पुलिस स्टेशन बना हुआ है। तो इनसे साइबर क्रिमिनल से डरने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही जो डिजिटल अरेस्ट की बात कर रहे हैं, वो कभी भी किसी आदमी को इस प्रकार से नहीं घबराने की जरूरत है। और अपने आप में और साथ में किसी को साझा जरूर करें। बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप किसी को मत बताना, डेफिनेटली अपने परिवार में बताएं। कोई भी आप ऐसे बताएंगे तो हो सकता है दूसरा आदमी कह दे कि तो फ्रॉड है, आप इसमें मत आइए। तो कोई भी चीज ऐसी आती है तो तुरंत बताएं अपने आप। अक्षय जी, आपसे मेरा सवाल है, मान लीजिए कोई साइबर फ्रॉड का शिकार हुआ है तो कितने वक्त में उसको मदद मिल सकती है? अगर वो अपनी शिकायत लेकर पहुंचता है, कितने जल्दी से जल्दी वक्त में वो उसकी जो समस्या है उसको सुना जा सकता है? मैम, फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस में गवर्नमेंट भी बोलती है और आरबीआई भी कहती है, बैंक्स भी कहती हैं, विद इन 24 आवर्स में आपको कंप्लेंट दर्ज करानी पड़ेगी। बट जिस तरीके से फ्रॉड होता है वो आपको 24 घंटे का समय देते नहीं है। 24 घंटे तक वो आपको एंगेज्ड रखते हैं। और इन फ्रॉड्स में, ये फाइनेंशियल फ्रॉड्स में अधिकतर ये होता है कि जो अकाउंट्स वगैरह होते हैं वो अकाउंट्स को परचेज किया जाता है कि 10,000 रुपए दे दिए किसी बुजुर्ग को, उनका अकाउंट परचेज कर लिया, उसका आईडी पासवर्ड, उसका बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग आईडी पासवर्ड क्रिमिनल के पास है, उनका एटीएम कार्ड क्रिमिनल के पास है, यहाँ से ट्रांजैक्शन हुआ और वो दूसरी लोकेशन से वो पैसा विड्रॉ हो जाता है। तो ये चीज भी इजीली ट्रेसेबल नहीं होती हैं कई बार। और कई बार जब वो ट्रेसेबल होती हैं तो हमें पता चलता है कि इसके पीछे है ही कोई और, कि सब फ्रॉड हुआ है मध्य प्रदेश में और हमें क्रिमिनल मिल रहा है बेंगलुरु में या कर्नाटक में। जब तक पुलिस ट्रेस करने जाएगी तब तक के एविडेंसेस भी मिट जाते हैं। जी। अच्छा, रेनू हांडा मैम, मुझे आप एक सवाल का जवाब दीजिए। इतने बड़े फ्रॉड का आप शिकार हुई हैं, ऐसे में आप दर्शकों को हमारी तरफ से बताएं कि क्या वो नहीं करें। आप सलाह अपने आसपास जरूर देती होंगी क्योंकि एक बार आप फंस चुकी हैं ऐसे फ्रॉड में। क्या कहेंगे हमारे दर्शकों से आप? एक चीज मैं पहले बताना चाहूंगी कि मैंने, मैम वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा जी। जी, एक तो ये कि मैंने पुलिस के पास गया था, मैंने सारे अकाउंट्स के डिटेल दिए थे, मुझे कोई हेल्प मिली नहीं जी। तो वो एक चीज है कि कहीं ना कहीं पे पुलिस भी शायद समर्थ नहीं है उन लोगों को। तो मैम पुलिस जल्दी से मदद, वो जो मेरा अभी सवाल था, पुलिस जल्दी से मदद करती है ऐसे मामलों में अगर आप शिकायत लेके पहुंचते हैं? नहीं। एलन राव जी सुनिए, आपने कहा बहुत जल्दी मदद मिलती है, घबराइए नहीं। जी मैम। देखिए, दूसरी चीज मैं रास्ता बता देता हूँ। अगर कोई एक बार मैम की सर बात सुन लेते हैं, मैम की बात सुन लेते हैं। जी रेनू मैम। सिर्फ इतना कहूंगी कि सारे लोग इस चीज से सावधान हो जाएं कि जहां पे भी आपको पैसा मिल रहा है ना, उस चक्कर में फंसे नहीं। ऐसे देयर आर नो फ्री मील्स जी। तो एक बड़ी बहुत अच्छी और बड़ी सलाह कि पैसे के लालच में नहीं आए। बिल्कुल नहीं होता है कि 5 का 10 आपको कोई बना के दे देगा।
जी एलन राव जी कहिए। जी रेणु हना जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं मैं कि कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती इस दुनिया में। जो फ्री की बात कर रहे हैं उनके साथ भी झांसे में चलिए ना सर, आए। फ्री की दूसरी बात को तो साइड पे रखते हैं, वो समझ में आ गई, लेकिन पुलिस की जो मदद, जो आपने कहा ना कि डरना नहीं है, तुरंत पुलिस के पास जाना है, पुलिस की मदद क्यों? वहीं पे आ रहा हूँ मैम जी वहीं पे आ रहा हूँ। अगर नीचे लेवल के किसी ऑफिसर ने अगर जो बिल्कुल बॉटम लेवल का ऑफिसर उसने आपकी मदद नहीं की है और उसने कोई भी आपकी कंप्लेंट पे सुनवाई नहीं की है तो उसके ऊपर हायरार्की है। सीनियर अफसर से तुरंत मिले, वहां के एसएचओ से मिले, एसीपी से मिले, डीसीपी से मिले, और सबके मोबाइल फोन अवेलेबल है वेबसाइट पे। फोन पे बात हो सकती है, आपको जाने की जरूरत नहीं है। उनको ईमेल करें, ईमेल पे भी है, तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। ये 100 केसों में हो सकता है 10-20 केसों में सुनवाई नहीं होती है, लेकिन मैक्सिमम केसों में सुनवाई इसमें होती है। और ये विक्टिम फ्रेंडली पुलिसिंग की बात हम करते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी इस बात को बढ़ाया जाए कि दोबारा किसी की ऐसी शिकायत ना मिले कि इसमें कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं जी कमिश्नर साहब हाँ से भी बात करूंगा। अशोक जी, जी सर जी मेरा निवेदन है मैडम, जी रेणु जी मैडम, कि जब भी इस टाइप से आप फाइनेंशियली काम करें तो उस डिपार्टमेंट की, उस कंपनी की आप पूरी पहले जानकारी कलेक्ट करें, फिर उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करें। आपने गलती क्या करी कि आपने उस कंपनी की जानकारी और किसी भी प्रकार की जानकारी एकत्रित नहीं करी और आप उनके उनके बहकावे में आप उलझते गए, धीरे धीरे उन्हें लालच दिया और उस लालच में आप फंसते गए। तो किसी को भी अगर फाइनेंशियली बिजनेस में इन्वॉल्व होना है ऑनलाइन, तो सबसे पहले उसकी कंपनी की बैलेंस शीट और कंपनी के डाटा और कंपनी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट जी करना तो चाहिए, कंपनी की उसके बाद ही उस ऑथेंटिसिटी को कंपनी के जानना साथ है, इन्वॉल्व होना कंपनी चाहिए। की सत्यता को पहले चेक करना है कि क्या ये कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, डिटेल में जाना है, डरना नहीं है, तुरंत शिकायत दर्ज करनी है और बहकावे में नहीं आना है। जो सबसे बड़ी बात, कभी भी जैसा कि जो हमें बताया गया कि पैसे डबल करने का लालच या कहीं फंसाने का लालच दिया जाता है कि आपके नाम से कोई पैकेट आया है, तो इस बात को आपको इसमें आना नहीं है, समझ इसकी झूठी बातों में फंसना नहीं है। और अगर फिर भी शिकार हो जाते हैं तो तुरंत जल्दी से जल्दी पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराएं। सर अशोक जी, आप हमारे साथ आए, तमाम सवालों के जवाब आपने दिए। अशोक जी, वक्त की बहुत कमी है, इसलिए आपके पास आप जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए, अगर कहना चाहते हैं शायद आप कुछ। ये साइबर क्राइम में कि आपको सावधानी बरतनी है, बस किसी भी फोन कॉल को समझना है, उसके बाद ही उस फोन कॉल का जवाब देना है। यदि नहीं हो पा रहा है तो आप उसको काट दीजिए। जी अननोन कॉल तो कम से कम समझ के ही जवाब दीजिए। जी अक्षय वाजपेयी, आपका शुक्रिया। अशोक गोयल, एलन राव सर और रेणु हाना मैम, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे इस स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। और जाते जाते एक बार फिर से वही सलाह कि पैसों को डबल होने का लालच कोई भी देता है या किसी झूठे केस में फंसाने की, तो बातों में नहीं आना है। इस तरीके से आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं, साइबर अरेस्ट से आप बच सकते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।